राजस्थान के एक अमीर घराने में जन्मी अन्वेषा देव एक ऐसी रईसजादी थी जिसे अपनी दौलत, शान और शौकत और खानदानी रुतबे पर बेहिसाब गुरूर था। उसे यकीन था कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में है, यहां तक कि लोग भी। आम इंसान उसके लिए बस नौकर, खिदमतगार या पृष्ठभूमि के किरदार थे। घर के मुलाजिम उसके गुस्से और तकब्बुर से हमेशा कांपते रहते। उनमें एक खामोश, सीधा साधा नौजवान भी था, रविनाथ। अन्वेषा अक्सर उसे जलील करके खुश होती, कभी मामूली सी गलती पर उस पर चिल्ला उठती, कभी उसके काम में नुक्स निकालकर उसे नीचा दिखाती। जिंदगी अपनी उसी रफ्तार से चल रही थी जब एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। अन्वेषा अपने शौहर अर्जुन देव, जो एक बड़े उद्योगपति थे, और अपने 2 अमीर दोस्तों के साथ एक लग्जरी वेकेशन पर केरल के साहिलों के लिए रवाना हुई। वो लोग अपने प्राइवेट जहाज से वहां पहुंचे और फिर समुंदर की सैर के लिए एक कश्ती किराए पर ली। जब वो कश्ती पर सवार हुए तो कप्तान ब्रजेश नायर ने मुस्कुराते हुए सबका खैर मकदम किया। बाकी सब ने खुशी से उसे हाथ मिलाया, मगर अन्वेषा ने हमेशा की तरह गुरूर से नजरें फेर ली और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। कश्ती का अमला एक दूसरे को देखने लगा जैसे वो इस औरत की बदतमीजी पर हैरान हो। उसी कश्ती पर काम करने वाला रवि भी मौजूद था। अन्वेषा का रवैया उसे बहुत नागवार गुजरा, मगर वो खामोश रहा। वो सबके सामान को उनके केबिन तक पहुंचाता रहा। अन्वेषा को कुछ भी पसंद नहीं आया, न कश्ती की सादगी, न कमरा, न खाना। हर चीज में उसे कमी नजर आती थी। उसने हकारत से पूछा, यहां कोई जिम तो होगा ना? रवि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक पुरानी एक्सरसाइज वाली साइकिल उसके सामने रखी और बोला, ये लीजिए मैडम, शायद आपका काम चल जाए। ये तंज सुनकर अन्वेषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकती हूं। रवि ने नजरें झुका ली, मगर दिल ही दिल में सोचा, कभी वक्त ने पलटा खाया तो यही गरूर जमीन पर गिरेगा। अगले दिन सब लोग छोटी कश्तियों में डाइविंग के लिए समुंदर में निकले। बाकी सब समुंदर में कूदकर खुशियां मनाने लगे, मगर अन्वेषा एक चट्टान पर बैठी मुंह बिचकाती रही। उसे पानी से डर लगता था। रवि, तुम यहां मेरे साथ रहो, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। रवि मजबूरन कश्ती में रुक गया। कुछ देर बाद बोला, मैडम, कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। आप भी पानी में जाएं तो शायद अच्छा लगे। अन्वेषा ने तीखे लहजे में कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? रवि चुप हो गया। समुंदर की लहरें हल्के हल्के कश्ती के पहलू से टकरा रही थीं, मगर उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब अन्वेषा साहिल पर एक्सरसाइज कर रही थी तो रवि करीब ही सफाई में मसरूफ था। वो पसीने में तरबतर होकर काम कर रहा था, मगर अन्वेषा के चेहरे पर हमेशा की तरह नखत की मुस्कान थी। तुम जैसे लोग हमेशा इसी मिट्टी में लथड़े रहते हो, ये कहकर वो पानी पीने लगी, जैसे किसी मामूली इंसान से बात करने से भी उसकी शान घट जाए। रवि ने सर झुकाया, मगर दिल के अंदर कुछ जलने लगा था। शायद वही लम्हा था जब किस्मत अन्वेषा देव के गुरूर को तोड़ने की तैयारी कर रही थी। रवि ने जब अन्वेषा की बदतमीजी सुनी तो चुपचाप वहां से हट गया। दिल में एक आग सी जलने लगी थी, मगर चेहरे पर अब भी वही खामोशी थी। दोपहर के वक्त सब लोग कश्ती के डेक पर लंच के लिए जमा हुए। समुंदर के नीले पानी के बीच धूप नरम थी, हवा हल्की चल रही थी। सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन अन्वेषा की आदत थी कि किसी चीज में खुशी न ढूंढना। ये खाना ठंडा है, वो तीखे लहजे में बोली। रवि, तुम्हें समझ नहीं आता, इसे अभी गर्म करके लाओ। रवि ने जब्त से अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी, मगर उसने फौरन खुद को काबू में कर लिया। एक पल को उसे ख्याल आया, काश वो इस गुरूर भरी औरत पर वही खाना उंडेल दे जैसे वो हर रोज उस पर झर उगलती है। मगर वो जानता था ऐसा बस सोचा जा सकता है, किया नहीं। वो चुपचाप किचन में गया, जहां कप्तान ब्रजेश और दूसरे अमले के लोग खाना तैयार कर रहे थे। भाई, ये औरत तो हर वक्त झर उगलती रहती है, रवि बोला। ब्रजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। हमें मुस्कुराते हुए इनके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इनका इलाज वक्त करता है, कोई इंसान नहीं। रवि ने गहरा सांस लिया और चुप हो गया। अन्वेषा के तेवर हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे थे। वो कप्तान ब्रजेश तक से बदतमीजी से बात करती, कहती, इन नौकरों से मुझे घिन आती है, इन्हें बोलिए मेरे सामने ज्यादा ना आई।
पूरी कश्ती पर एक अजीब सा बोझ छा गया था। सब लोग उस औरत से दूर रहने की कोशिश करते, मगर रवि की मजबूरी थी। उसे तो हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ता था। 2 दिन गुजर गए। अन्वेषा का तकब्बुर, उसकी चीखें, उसकी तेज आवाज, सब कुछ रवि के जब्त को तोड़ने लगा था। वो अब अक्सर उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता, मगर किस्मत जैसे दोनों को बार बार आमने सामने ले आती। एक रात जब चांद अपनी चांदनी समुंदर के ऊपर बिखेर रहा था, अन्वेषा शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई डेक पर आई। इत्तेफाक से सामने से रवि आ रहा था। वो उससे टकरा गई और बदमजा लहजे में बोली, देखकर नहीं चल सकते तुम? रवि के अंदर पहले से ही बदले की एक चिंगारी जल रही थी, मगर उसने खुद पर काबू रखा। अन्वेषा हंसी, एक ऐसी हंसी जो तजलील की महक लिए थी, जैसे वो उसे छेड़ना चाहती हो। रवि ने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम जैसी औरत के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता। और वो वहां से चला गया, मगर दिल के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह अन्वेषा ने अपनी जिद दिखाई, मैं आज फिशिंग पर जाना चाहती हूं। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, मैडम, मौसम खराब होने वाला है, अभी जाना खतरनाक होगा। मगर अन्वेषा कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा जाना है तो जाना है। रवि ने हार मान ली और एक मोटर बोट में उसे बिठाकर समुंदर की गहराइयों की तरफ निकल गया। कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक इंजन बंद हो गया। रवि ने बार बार कोशिश की, मगर बोट दोबारा नहीं चली। जब फ्यूल चेक किया तो मालूम हुआ कि पेट्रोल ही खत्म है। क्या मतलब बोट बंद हो गई? इसे फौरन स्टार्ट करो, अन्वेषा चीखी। मैंने पहले ही कहा था मत चलो, मगर तुम्हारी जिद के आगे मैं भी यहां फंस गया हूं। अब बस इंतजार करो, रवि ने जवाब दिया। अन्वेषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे यहां से जल्दी निकालो, वरना तुम्हें देख लूंगी। समुंदर बेरहम था। लहरें आहिस्ता आहिस्ता उनके चारों ओर गरज रही थीं। दिन ढलने लगा, फिर रात आ गई। अंधेरा छा गया और उनके पास अब न खाने का कुछ बचा था, न पानी। दूसरे दिन सूरज तपा हुआ था। अन्वेषा के चेहरे से गुरूर की चमक मध्यम पड़ने लगी। भूख, प्यास और डर तीनों उसके लहजे से तकब्बुर चूस रहे थे। उसी वक्त उसने एक बॉक्स में बंद गन देखी। ये लाओ, हम इससे सिग्नल दे सकते हैं, वो चिल्लाई। रवि ने फौरन कहा, यह फ्लेयर गन है मैडम, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना। एक गलती में सब कुछ खत्म हो सकता है। दोनों समुंदर के बीच फंसे थे, जहां आसमान हद से नीचे झुका महसूस होता था। शायद यही वो लम्हा था जब कुदरत ने अन्वेषा देव को पहली बार उसके अपने गुरूर के मुकाबिल ला खड़ा किया। वक्त जैसे थम गया था। सूरज उनके सिरों पर तपा हुआ था। प्यास होंठों को चीर रही थी और भूख पेट में आग लगा रही थी। रवि ने हिम्मत करके जाल का एक टुकड़ा समेटा और बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी मछली पकड़ ली। अन्वेषा की तरफ बढ़ाकर बोला, ये खा लीजिए, कुछ तो तवानाई मिलेगी। मगर अन्वेषा के चेहरे पर अब भी गुरूर की लकीर थी। ये गंदा है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। और उसने वो मछली फेंक दी। रवि ने एक लम्हे के लिए नजरें नीची की। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग भूख और जिल्लत में भी खुद को ऊंचा समझते हैं या नहीं, वो बुदबुदाया। अचानक अन्वेषा ने समुंदर की तरफ इशारा किया। वो देखो, एक कश्ती। उम्मीद की चमक उनकी आंखों में लौट आई। अन्वेषा ने फौरन फ्लेयर गन उठाई और आसमान की तरफ चलाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहा था। गोली ठीक से नहीं चली और अगले ही लम्हे गोली सीधी उनकी रबर बोट पर जा लगी। एक तेज सी आवाज आई, बोट की हवा निकलने लगी। ये तुमने क्या कर दिया? रवि चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। बोट डोलने लगी, पानी अंदर आने लगा। दोनों ने किसी तरह आधे बचे हुए हिस्से को पकड़ा और तैरने लगे। रात छा गई। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और समुंदर पागल हो चुका था। बारिश ने सब कुछ धो डाला। गुरूर, डर, आवाज, सब। अन्वेषा चीखती रही, मगर पानी के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। रवि ने दोनों हाथों से बोट के किनारे को थाम रखा था। हिम्मत रखो, सुबह हो जाएगी, वो चिल्लाया। पूरी रात वो तूफान से लड़ते रहे, बिल्कुल तन्हा। जब सुबह सूरज की हल्की किरण उनके चेहरों पर पड़ी तो उन्हें दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। एक नई उम्मीद की लकीर, जैसे किस्मत ने फिर एक मौका दिया हो। किसी तरह वो वहां तक पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही अन्वेषा ने रेत में लेटकर सांस ली, मगर अगले ही पल वो फिर वही पुरानी थी, गुरूर की मूरत। मेरा वकील तुमसे जरूर मिलेगा, समझे तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा।
रवि ने थके हुए लहजे में कहा, जो दिल चाहे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। वो दोनों अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। वो टापू सुनसान था, न कोई परिंदा न आदमी, बस हवा की सरसराहट। रवि पहाड़ी की एक तरफ गया तो उसे एक पुरानी झोंपड़ी मिली। लगता था कोई बरसों पहले यहां रह चुका था। उसने झोंपड़ी को साफ किया, पत्तों से छत ढकी और झरने से पानी भर लाया। फिर लकड़ियों से मछली पकड़ने का जुगाड़ बनाया। उधर अन्वेषा जंगल में घूमती रही। चारों तरफ सन्नाटा था। आखिरकार वो थककर एक पेड़ के पीछे छिप गई और वहीं से रवि को देखने लगी। वो देखती रही। वही नौकर जिसे वो हमेशा कमतर समझती थी, अब इत्मीनान से मछली भून रहा था और तन्हाई में चैन से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके गुरूर को चाटना शुरू किया। वो धीरे धीरे रवि के पास आई। मुझे थोड़ा सा दे दो, वो धीमी आवाज में बोली। रवि ने हाथ रोका, फिर नजरें उसकी तरफ उठाईं। नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लड़ना होगा। मैं तुमसे ये खरीद लूंगी, अन्वेषा ने गुस्से से कहा। 1000 रुपये दूंगी, या ये लो मेरी सोने की चूड़ी। रवि ने चूड़ी हाथ में ली, फिर मुस्कुराकर जमीन पर फेंक दी। यहां तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी मैडम, यहां सिर्फ भूख बोलती है, गरूर नहीं। अन्वेषा का चेहरा लाल हो गया। उसने मिट्टी उठाकर उस पर फेंकी। बेअदब। रवि का सब्र अब टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब सुन लो, आज से तुम मेरी नौकर हो। मैं मालिक हूं इस टापू पर और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर खाना चाहती हो तो मुझे मालिक कहो और जाकर मेरे कपड़े धो, सुखाओ, फिर पानी भर लाओ। शायद फिर तुम्हें कुछ खाने को दूं। अन्वेषा ने गुस्से में दांत भींचे, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो झरने के किनारे गई, कपड़े धोए, उन्हें पत्थरों पर फैलाया और शाम होने से पहले रवि के सामने लाकर रख दिए। रवि ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब जाकर पानी लाओ, फिर शायद तुम्हें खाना मिले। और पहली बार वो रईस आजादी जो कभी हाथ ना उठाए, अब एक मामूली नौकरानी की तरह एक बाल्टी लिए जंगल के अंदर जा रही थी। उसके गुरूर की जड़ें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। अन्वेषा ने रवि की बात मानी और खामोशी से उसके कहे हुए सारे काम करने लगी। पहले वो उसके कपड़े धोती रही, फिर झरने से पानी भरकर लाई। सूरज ढलने लगा। थकान ने उसके गरूर पर पहला वार किया। जब वो वापस आई तो रवि ने एक मछली भूनकर उसके सामने रखी। ये लो, खा लो। अन्वेषा ने झिझकते हुए उसे देखा। कभी ये वही औरत थी जो खाने का एक दाना ठंडा होने पर चीखने लगती थी, और आज वो आधी कच्ची, धुएं से काली मछली हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। रवि ने खामोशी से उसे देखा। दिल के किसी कोने में उसे दर्द भी हुआ, मगर वो जानता था ये दर्द ही वो दवा है जो गुरूर का जहर उतारती है। रात आई तो समुंदर के किनारे हवा ठंडी हो चुकी थी। रवि अपनी झोंपड़ी के अंदर गया और अन्वेषा से कहा, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाहर सो जाओ आसमान के नीचे। पर बाहर बहुत ठंड है। ये टापू किसी रईस आजादी के लिए नहीं बना। तुम्हें हालात के साथ जीना सीखना होगा। वो लम्हा शायद अन्वेषा की जिंदगी का सबसे लंबा लम्हा था। बाहर रेत पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर सोचा। वो जो दुनिया को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करती थी, आज खुद जमीन से लिपटी रो रही थी। सुबह हुई। सूरज ने अपने सुनहरी हाथ आसमान पर फैलाए। रवि और अन्वेषा सात समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ने गए। अब रवि के चेहरे पर भी एक सख्ती थी, जैसे वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हो। वो मछलियां लाता और बाकी सारा काम अन्वेषा के कंधों पर छोड़ देता। जरा सा भी गरूर दिखाने पर वो ठंडे लहजे में उसे टोक देता। वक्त के साथ उसका रवैया और सख्त होता गया। एक दिन जब अन्वेषा लकड़ियां जमा करके वापस आई तो रवि ने अचानक कहा, आज तुम गाना गाओ। हाँ, वही जो तुम्हें कभी पसंद था। अन्वेषा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? गाना? हाँ, गाना और मुस्कुराना, जैसे तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वो मजबूरी में हल्की आवाज में गाने लगी। उसके बोल हवा में बिखर गए, जैसे समुंदर भी सुनने लगा हो। रवि के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसे लगा वो औरत जो सिर्फ गरूर से भरी थी, अब इंसान बनने लगी है। अब अन्वेषा उसके कपड़े धोती, लकड़ियां लाती, पानी भरती, और कभी कभी वो दोनों हंसते भी।
धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री जन्म लेने लगी। एक रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था, मगर शायद वक्त ने उसे किसी और रंग में ढालना शुरू कर दिया था। एक दिन जब अन्वेषा मछली पका रही थी, रवि उसके करीब आया और बोला, मेरे हाथ पर एक निशान है, देखो, इस पर एक छोटा सा बोसा दो। अन्वेषा चौंक गई। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, बस देखना चाहता हूं कि तुम्हारा गुरूर अब भी जिंदा है या मर गया। वो लम्हा खामोशी का था। अन्वेषा के हाथ कांपे, मगर आखिरकार वो झुक गई। एक हल्की सी लरसती हुई हरकत के साथ उसने रवि के हाथ को छुआ। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था ये जीत नहीं, ये एहसास का जन्म है। वो चाहता था कि अन्वेषा समझे, ताकत दौलत में नहीं, आजिजी में होती है। और उस दिन के बाद से अन्वेषा ने कभी हुक्म नहीं दिया, बस काम मांगकर करने लगी। रवि भी अब उसके साथ पहले जैसा सख्त नहीं रहा। उस टापू पर जहां हवा में तन्हाई की खुशबू थी, दो दिलों के बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा, जो शायद मोहब्बत नहीं था, मगर इंसानियत जरूर थी। रविनाथ के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश थी। उसने अन्वेषा को बहुत दिनों तक जलील होते देखा था, मगर अब जब वो कमजोर, खामोश और शर्मिंदा सी बैठी रहती, तो उसके दिल में गुस्से की जगह तरस ने लेना शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि वो समझे, इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका दिल है। इसीलिए वो सख्त भी बनता, कभी कभी नरम भी, ताकि वो अंदर से बदल जाए। एक रात जब समुंदर खामोश था और चांद अपनी चांदनी में टापू को भिगो रहा था, अन्वेषा अकेली साहिल के किनारे बैठी रही। समुंदर की लहरों में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगी। शोर, हुक्म, गरूर, तन्हाई। अगली सुबह वो रवि के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो गरूर टूट चुका था जो कभी उसके वजूद का हिस्सा था। वो उसके कदमों के करीब बैठ गई। मैं गलत थी, आवाज कांप रही थी। मैंने सबके साथ बुरा सलूक किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, रवि। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, अन्वेषा, इंसान तब बदलता है जब वो खुद को पहचानता है। तुमने वो कदम उठा लिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस लम्हे दोनों के दरमियान कुछ बदल गया। वो सिर्फ मालिक और नौकर नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे इंसान बन गए जिनको एक दूसरे की जरूरत थी। अब वो दोनों साथ काम करने लगे, मछली पकड़ते, पानी भरते, झोपड़ी को बेहतर बनाते, और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा। जब वो हंसती तो रवि मुस्कुराता, जब वो थकती तो वो खामोशी से उसके लिए पानी भर लाता। वक्त गुजरता गया और एक रात जब हवा में नमी और सुकून दोनों थे, दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खोल दिए। शायद वो मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का सुकून ढूंढने का लम्हा था। अब वो झोंपड़ी अन्वेषा के लिए घर बन गई थी। रवि कहता, ये देखो, यही जिंदगी है, न शान न शौकत, बस एक सादा सा दिल और उसके साथ सुकून। एक दिन रवि ने पूछा, तुम इतनी सख्त क्यों थी? हर किसी से नफरत क्यों करती थी? अन्वेषा ने गहरी सांस ली, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। अर्जुन, मेरा शौहर, सिर्फ दौलत के पीछे था। मैं अकेली थी, मगर ये अकेलापन कभी किसी ने देखा नहीं। मैं गुस्से में रहने लगी, लोगों को धुतकारने लगी, शायद खुद से नफरत करने लगी, मगर तुमने मुझे वो एहसास दिलाया कि इंसान होना कैसा होता है। रवि ने उसकी आंखों में देखा। तुमने देर की, मगर खुद को पहचान लिया, यही काफी है। वक्त जैसे ठहर गया था। टापू पर अब वो दोनों साथ रहने लगे। एक दूसरे के बगैर खामोशी भी अधूरी लगती। दिन में वो मछली पकड़ते, शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। कभी कभी वो दोनों हंसते, कभी अतीत की बातों पर चुप हो जाते। एक शाम जब सूरज समुंदर में डूब रहा था, अन्वेषा लकड़ियां चुनने गई। अचानक उसने दूर समुंदर में एक जहाज देखा, रोशनियों से भरा, शोर से लबरेज। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हम बच सकते हैं, वो बुदबुदाई, मगर अगले ही लम्हे उसने फ्लेयर गन की तरफ देखा और हाथ रोक लिया। कुछ पल वो चुप खड़ी रही, फिर खुद से कहा, अगर मैं गई तो उसे खो दूंगी और शायद ये सब कुछ बेमानी हो जाएगा। रात को वो चुपचाप वापस झोंपड़ी में आ गई। रवि को कुछ नहीं बताया। उसके दिल में अब ये तमन्ना नहीं थी कि वो वापस अपनी दुनिया में जाए, वो दुनिया जहां सिर्फ खाली मुस्कुराहटें और दिखावा था। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी। झोंपड़ी में उन्हें एक पुरानी बोतल मिली। रवि ने हंसते हुए कहा,
ये शायद किसी मुसाफिर की याद होगी। दोनों ने वो बोतल खोली और हल्के हल्के घूंट भरने लगे। हवा में कहकहे गूंजने लगे। समुंदर खामोशी से सुनने लगा। उस रात वो दोनों देर तक नाचते रहे, जैसे जिंदगी की थकान को रक्स में बहा देना चाहते हो। अब वो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि लफ्ज गैर जरूरी हो गए थे। उनके बीच सिर्फ सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। रवि अब भी उम्मीद रखता था कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचाएगा, मगर अन्वेषा चाहती थी कि वक्त यहीं थम जाए, उसी टापू पर, उसी झोंपड़ी में जहां वो पहली बार खुद बन पाई थी। समुंदर के किनारे शाम ढल रही थी, हवा में नमी थी और अफ्क पर आहिस्ता आहिस्ता सूरज डूब रहा था। अन्वेषा और रवि किनारे बैठे थे, खामोश, मगर उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। अन्वेषा ने आहिस्ता से कहा, अगर हम यहां से गए तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे रवि। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तुमसे इश्क करने लगी हूं और चाहती हूं कि ये लम्हे कभी खत्म ना हो। उसकी आवाज में पहली बार एक सच्चाई थी जो शायद उसने जिंदगी में पहली मर्तबा महसूस की थी। रवि ने उसका हाथ थामा, नरमी से मुस्कुराया। अगर हमारा प्यार सच्चा है अन्वेषा, तो चाहे हम कहीं भी रहें, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मोहब्बत जगहों से नहीं, दिलों से जुड़ी रहती है। मुझे यकीन है तुम वापस जरूर आओगी जब मैं तुम्हें याद करूंगा। वो लम्हा समुंदर के शोर में कहीं खो गया। फिर रवि ने आसमान की तरफ फ्लेयर चलाया। कुछ घंटों बाद एक कश्ती उनके करीब आ गई और उन्हें बचा लिया गया। कश्ती पर बैठे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे दिल जानते हों कि ये सुकून, ये खामोशी शायद अब कभी न मिले। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो अन्वेषा का शौहर अर्जुन देव वहां मौजूद था। वो भागकर अन्वेषा के गले लगा। अन्वेषा, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आता। रवि पीछे खड़ा ये मंजर देख रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। तुमने मेरी बीवी की जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए मेरा शुक्रिया। रवि ने नजरें झुका लीं और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। कुछ दिन बाद रवि शहर के एक क्लब में अकेला बैठा था। इतने में एक शख्स उसके सामने आया। ये अर्जुन साहब ने भेजा है इनाम के तौर पर, और एक बैग मेज पर रख दिया। रवि ने बैग खोला, अंदर नोटों के बंडल थे। चेहरे पर हल्की सी तलखी आई। मेरा जमीर बिकने के लिए नहीं है, वो बोला और बैग वापस फेंक दिया। मगर वो बैग वहीं रह गया। रवि ने जाते जाते अचानक रुककर बैग देखा और चुपचाप उसे उठा लिया। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने बैग में से कुछ रकम निकाली और अंदर जाकर एक खूबसूरत अंगूठी खरीदी, चमकती हुई मगर सादा, बिल्कुल अन्वेषा जैसी, जो अब गुरूर से खाली थी। अगली सुबह उसने उसे फोन किया। अन्वेषा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। काश हम दोनों टापू पर ही रह जाते, वहीं जहां सुकून था। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी के बाद अन्वेषा की आवाज आई। मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकी रवि। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। कल मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक खत लिखकर होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। मैं जरूर उसे ले लूंगी। रवि ने वही किया। एक रात पहले उसने बैठकर एक खत लिखा। अन्वेषा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हम दोनों कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां ना दुनिया होगी, ना कोई नाम और नसब, बस तुम, मैं और वो सुकून जो हमें टापू पर मिला था। सुबह सूरज निकलने से पहले बंदरगाह आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा के लिए। उसने वो खत अंगूठी के साथ रिसेप्शन पर रख दिया। मगर किस्मत ने एक बार फिर उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अगली सुबह वो खत सबसे पहले अर्जुन देव के हाथ लगा। उसने वो खत पढ़ा और मुस्कुरा दिया, फिर चुपचाप उसे अन्वेषा तक पहुंचने नहीं दिया। अन्वेषा इंतजार करती रही, मगर कोई पैगाम नहीं आया। आखिरकार वो मजबूर होकर अर्जुन के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गई। उसकी आंखों में नमी थी, दिल में बेहिसाब सवाल। दूसरी तरफ होटल,